जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th नवीन पाठ्यक्रम एवं प्रारूप के अनुसार हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 जो छात्र क्लास 10th में हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने ये सैम्पल पेपर बनाया है। इसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न लगातार परीक्षा में रिपीटेड हो रहे हैं मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा है, जिसमें आप लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर में अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि वो भी आपके साथ अच्छे मार्क्स ला सकें। यहाँ पर हम आपकी जो बोर्ड परीक्षा 2024 में होगी क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों की सामाजिक विज्ञान में अगर आप ये पेपर जो मैं सैम्पल पेपर डाल रहा हूँ अगर आप उनको अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का 95 प्लस का स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो यहाँ आप लोगों को OMR सीट मिलेगी जो कि बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को उस पर आप लोगों को ये विकल्प को अपने बाल पेपर ब्लू बाल पेपर या ब्लैक बाल पेपर से आपको गोले भरने होंगे। तो यहाँ पर जो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न आया है, साइमन कमीशन भारत किस सन में आया था? तो साइमन कमीशन भारत हमें 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, जैकोबिन दल का क्या संबंध था? जैकोबिन का जो जैकोबिन था उसका किस दल से संबंध था? वो कहाँ का था? फ्रांस से, जापान से, इंग्लैंड से, भारत से। तो इसका ऑप्शन हो गए 4, आज का सही ऑप्शन होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा फ्रांस से। कहाँ से होगा? फ्रांस से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन है 1920, ऑप्शन 2 है हमारा 1925, 1930, 1935। इसका हमारा सही जवाब होगा 1930। कौन सा होगा? 1930। 1930 हमारा इसका सही जवाब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक ने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? ऑप्शन ए विक्टर एमेनुअल, ऑप्शन बी जोसेपे मैस्सिनी, ऑप्शन सी काउंट फेबूर, ऑप्शन डी ज्यूसेपे गैरीवाल्डो। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ज्यूसेपे मैत्सिनी। इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ऑप्शन ए विलियम द्वितीय, ऑप्शन बी फ्रेडरिक विलियम प्रथम, ऑप्शन सी ऑटो वाहन बिस्मार्क, ऑप्शन डी कैसर विलियम प्रथम। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कैसर विलियम प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, भूमि संसाधन है? ऑप्शन ए मानव निर्मित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा निर्मित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। कैसा है? प्राकृतिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी मोटे अनाज। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चना। क्या होगा? चना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1800
59 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1859 ईस्वी में। 1859 में बंगाल में पहली जूट मिल बनाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सिंहली, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिंहली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी का विचार था। ऑप्शन ए राज धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, ऑप्शन बी धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल पार्टी नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी है हमारा समाजवादी पार्टी। यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर होगा समाजवादी पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पारदर्शी शासन, ऑप्शन बी वैध शासन, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1950। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1970 इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गति की प्रगति, ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व, ऑप्शन डी उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उद्यमों के स्वामित्व यानी कि जो उद्यम के मालिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन सी है प्रारंभिक क्षेत्रक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक क्षेत्रक। क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश का स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 विकास का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए औसत आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन सी उच्च विकास, ऑप्शन डी आय। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आय। क्या होगा? आय। ये हमारा इसके
सही आंसर है। इसके बाद हमारा यहाँ पे खंडवा स्टार्ट हो जाता है, वर्णनात्मक प्रश्न हो जाते हैं यहाँ से स्टार्ट। निम्न प्रश्नों के उत्तर केवल लगभग 80 शब्दों में देने। कितने शब्दों में देने हैं? आपको 80 वर्ड्स में क्वेश्चनों को आंसर देना है। तो यहाँ पे इसका हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? कारण बताइए। तो यहाँ पे आपको 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा का निर्यात, या आपको हेडिंग डाल लेनी होगी, में गिरावट। आपको हेडिंग डालनी होगी, फिर आप थोड़ा बहुत इसमें लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इसके निम्नलिखित कारण हैं। आप कारण को लिखेंगे नंबर बाय नंबर 1 2 3 करके। ऐसे आपकी पेजिंग भी बढ़ जाएगी और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। तो आपको हम जैसा बता रहे हैं आपको ऐसे ही लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में, ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। एक बार फिर से सुन लीजिए इसमें कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा, ये हेडिंग डाल देनी है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट। ये आपको हेडिंग डाल देनी ब्लैक स्केच से। फिर थोड़ा बहुत आपको लिख देना है जितना इसके बारे में लिखना है। फिर लिखना है निम्नलिखित कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल देना, कोई भी हेडिंग डाल। नंबर 2 हेडिंग डाल देना। नंबर 3 हेडिंग डाल देना, फिर इसको साथ लिख देना। ऐसे आपको लगभग ये 1 या 1.5 पेज में लिखना होगा। कितने पेज में? 1 या 1.5 पेज। आप या तो आप आधा, एक से इतना लिख सकते हैं, 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा 1.5 पेज मत जाना, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 मार्क्स का ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 19वीं शताब्दी। आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। अथवा में है, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो हमारे ख्याल से आपको ये वाला प्रश्न नहीं करना है, बहुत थोड़ा टफ प्रश्न है। तो हमारे आपको मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग ऊपर वाला ही प्रश्न करें, क्योंकि ये जो प्रश्न है लगातार परीक्षा में रिपीटेड हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। वैसे आपको उस क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पूर्वीय तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार का मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो जैसे कि पूर्वीय तट में जो मिट्टी पाई जाती है उसको आपको क्या लिखनी है? विशेषता लिखनी है। उसकी 3 विशेषताएं लिखनी है। यह आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको लगभग 1 पेज या ये लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अथवा। आपको वो वाला नहीं आता तो आप ये वाला प्रश्न नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया? भूमि निम्नीकरण क्या है? भूक्षरण रोकने के 3 उपाय बताने हैं आपको। कोई 3 उपाय बताने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। बेल्जियम मॉडल को समझाइए। किसे समझाइए? बेल्जियम मॉडल को समझाइए। आपको बेल्जियम के बारे में लिखना। बेल्जियम देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ क्या शासन था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के कौन भाषाएं बोलते हैं, आपको इसकी के बारे में लिखना है। इसी को क्या कहते हैं? बेल्जियम का मॉडल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अथवा है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि सच्चे सॉरी यहाँ पे होगा सच्चा व्यवस्थाओं की सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो वर्तमान में हमारे देश में आधुनिक लोकतंत्र चल रहा है आपको उसके बारे में लिखना होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र से क्या प्रभाव है, क्या नहीं है, क्या इसकी हानि है, क्या लाभ है। इसको आपको एग्जाम्पल देकर बढ़िया तरीके से लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र में अंतर समझाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको ध्यान भी रखना है अपनी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, इसी का अथवा है। आपको ये नहीं तो आपको ये वाला प्रश्न तो आना ही चाहिए। यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। आपको राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर करना है। तो सबसे पहले आप इधर राष्ट्रीय आय एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग कॉलम बनाएंगे ऐसे। इधर लिखेंगे राष्ट्रीय आय, इधर लिखेंगे आप लोग प्रति व्यक्ति आय। तो ऐसे आप लोग नंबर बाय नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डिवीजन ऐसे करते जाएंगे। आपको कोई नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें से आपको प्रत्येक प्रश्न लगभग 150 शब्दों में लिखना। कितने शब्दों में? 150, यानी कि आपको 2.5 पेज का उत्तर लिखना होगा। कितने पेज का? 2.5 पेज का। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे आपको पहले लिखना सत्याग्रह क्या है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3
आपके आंदोलनों का वर्णन करना होगा। कितने आंदोलन? 3 आंदोलनों को लिखना होगा। इसके बाद इसी का अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। आपको क्यों असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, क्यों चलाया गया था, आपको उस पर रीजन लिखना होगा। लगभग 2 पेज। कितने पेज? 2 पेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे संघवाद क्या है, आपको इसको सबसे पहले लिखना होगा, फिर भारत में संघीय ढांचे की विशेषताएं लिखनी होंगी। ये भी आपको लगभग 2.5 पेज का आंसर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे अथवा प्रश्न, आपको ये नहीं आता तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा वाले में कहा गया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या क्या व्यवस्था की गई है, उल्लेख करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख भी कीजिए। कहाँ कहाँ पे हमारा गन्ना होता है? तो सबसे पहले आपको गन्ने की जो भौगोलिक गन्ना किन किन स्थितियों में किया जा सकता है, वो आपको सारी परिस्थिति लिखनी होगी। कितना पानी चाहिए, कौन सी मृदा चाहिए, मैं कितना टेम्परेचर चाहिए, सारा इसमें वर्णन करना होगा। और भारत में किन किन जगह गन्ने की खेती की जाती है, आपको वो राज्य भी मेंशन करने होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो जहाँ जहाँ आपको गन्ना होता है उसको हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। एग्जाम आपसे अधिक प्रभावित होगा और आपको अधिक नंबर भी देगा। इसके बाद आपको ये ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। कह रहा है गैर परंपरा कह रहा है यहाँ पे, गैर परंपरागत खनिज क्या है और कौन कौन से हैं, उनमें से किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को गैर परंपरागत खनिज क्या है, सबसे पहले आपको इसको वर्णन करना होगा। फिर इसके बाद आपको 3 क्या लिखने हैं, 3 रीजन लिखने हैं, उसका क्या करने हैं, वर्णन भी करना होगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान बताइए। जो हमारे क्षेत्रक हैं, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक जो होते हैं, उसमें भारत की सार्वजनिक आर्थिक विकास में क्या योगदान है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आप लोग तीनों क्षेत्र का वर्णन करेंगे, फिर लिखेंगे भारत की आर्थिक व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान है। सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे ये वाली, तो इसके बाद में लिखना चालू कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, अथवा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अथवा कह रहा है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या का विवेचना कीजिए। तो आपको ये भी करना होगा। अथवा में आप वो भी आया तो ये कीजिए, या तो फिर आप ये वाला कीजिए। इसके बाद यहाँ से हमारे मानचित्र के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। मानचित्र के आपको मानचित्र पर भरना होगा। आप लोग मानचित्र खरीद लें, मैप खरीद लें, उसमें घर में अच्छी सी प्रैक्टिस करें, वरना हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ही देंगे जिसमें आपके सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें सर इम्पोर्टेंट मैपिंग के क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना देंगे। कमेंट में आप लोग बताएंगे सर हाँ या नो। सर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर बना दीजिए या नहीं, हम आप लोगों के लिए बना देंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र पर चिन्हित नाम द्वारा सहित दर्शाइए। सही नाम व सही स्थान अंकन करने के लिए आपको 1.5 अथवा 1.5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप नाम लिख देंगे जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप मैप पर ही कर देंगे अंकित, तो आपको 1.5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि आपको पूरा मार्क 1 नंबर का मिल जाएगा। जैसा कि इसमें कहा गया भारत की राजधानी कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारी भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, क्या है, यानी कि नई दिल्ली है। नई दिल्ली है। और इसमें कहा गया, खा में कहा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जहाँ से हुई थी उसका नाम लिखना है, कहाँ से हुई थी, वो हमारी हुई थी। ये पूछा सविनय आंदोलन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1930 में। क्या हुआ था, 1930 में। इसके बाद कहा गया क्वेश्चन नंबर गा में कहा गया है, सूती मिल मजदूरों ने जहाँ हड़ताल की, कहाँ पे हड़ताल की थी, अहमदाबाद में। कहाँ पे की थी, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में की थी। इसके बाद है, किसानों ने जहाँ सत्याग्रह किया था, कहाँ सत्याग्रह किया था, चंपारण में। कहाँ किया था, चंपारण में। कहाँ किया था, चंपारण में। फिर कहा गया भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, वो क्या है, हमारी है मुंबई। क्या है, मुंबई। इसके बाद आपके ये पांचों प्रश्न हो गए। पहला फिर से एक बार देख लीजिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जहाँ से हुई वो कहते हैं 1930। सूती मिल मजदूरों ने जहाँ हड़ताल की वो था अहमदाबाद। किसानों ने जहाँ सत्याग्रह किया वो था चंपारण। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, मुंबई। तो ये आपके एक हो गए। यहाँ पे एक और आता है प्रश्न आप लोगों के लिए,
2 आते हैं ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से। तो यहाँ पर तो ये आपका हिस्ट्री वाले ऊपर हो गए, आपके ज्योग्राफी से बचे हैं। तो पहला कहा गया है कागज उद्योग का केंद्र है। तो कागज उद्योग का केंद्र कौन सा है? नेपानगर। कौन सा है? नेपानगर। आपको नेपानगर अपने मैप में भरना होगा। क्या होगा? नेपानगर। इसके बाद हमारा है भारत के मुख्य कॉफी उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा होगा? कर्नाटक। कौन सा होगा? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र को चिन्हित कीजिए। सबसे पहले चिन्हित करना होगा यानी गेहूँ, जहाँ जहाँ गेहूँ होता है आपको वही वही चिन्ह चिन्हित करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विजयवाड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र को चिन्हित कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? आंध्र प्रदेश। क्या लिखेंगे? आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, भारत के कोई 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों को चिन्हित कीजिए। आप लिखेंगे इंदौर में। क्या लिखेंगे? इंदौर में। ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। अगर आपको किसी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई टेंशन होती है, सर मुझे अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं सर मुझे इस सब्जेक्ट पर और पीडीएफ या वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम आप लोगों के लिए वीडियो लगातार शूट करते रहेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि सभी लोग जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करें, आपको अच्छा सा सभी सब्जेक्ट में स्कोर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।